लाइव करो जी। हो गया, लाइव कर दिया। बैठ गए सब लोग, ठीक है ना जी? हाँ, अरे और टूल और मंगा दीजिए। इस रूम में बैठ सकता है महाराज, इस रूम में उधर नहीं बैठ सकता। उधर देखिए कितना जगह है, बैठ सकता है ना जी? तो फाउंडेशन बैच में 8 से 10 में बताइए, वो लाइन में कितना लड़का बैठता है? 50-100 गो लड़का बैठता है। ठीक है, टूल और मंगवा देते हैं। टूल भाई बोलिएगा और 50-100 को ले आएगा। जो रोड पे भटक रहा है वो आराम से बैठ करके पढ़ सकता है। लाइव कर दिया जी, और क्लास लाइव है। पंखा को थोड़ा और इधर कर दो। क्या चल रहा है? गांधी युग ना, गांधी युग। गांधी युग। अब शांत हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए। अब एकदम से शांत हो जाइए। अब पूरी तरीका से शांत हो जाइए। टेलीग्राम पे मैसेज डाला है जी? नहीं डाला है? देखा है तुम? क्लास तो 5:30 बजे का लगाया होगा तुम। विद्यार्थी तो वेट कर रहा होगा। 5:15 बजे का लगाया करो मेरा क्लास। डाला है टेलीग्राम पे? है? वो तो ये भी नहीं करेगा। चलिए, कल यानी बीता हुआ कल की अगर हम लोग बात करें तो गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन, गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित चीजों से कल के सेशन में हम आपको अवगत करवाए थे। अब आगे आज के सेशन में हम लोग गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह किए गए हैं, गांधी जी के द्वारा जो बड़े बड़े आंदोलन किए गए हैं, वो सब बात जो है पढ़ेंगे हम लोग। और आज से लेकर के आप मान करके चलिए देश की आजादी तक गांधी युग ही चलेगा। तो कल जो पढ़ाए हैं
एक दो प्रश्न हम आपसे सम्मिलित रूप से पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे आज के सेशन में हम लोग। तो आप बताइएगा, बड़ी परीक्षा का फेवरेट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान गांधी जी ने कौन सा पत्रिका निकाला? इंडियन ओपिनियन। गांधी जी के जीवनी के लेखककार कौन है? डीजी तेंदुलकर। इसके बाद अगला प्रश्न आप बताएंगे कि गांधी जी ने 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना किया। टॉल्स्टॉय फॉर्म कहां है? जोहान्सबर्ग में। फिनिक्स फॉर्म कहां है? डरबन में। कहां है? डरबन में है। इसके बाद आगे बतलाइएगा, गांधी जी कितने वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे? लगभग 21 वर्ष। गांधी जी अपने किस पुस्तक में ब्रिटिश संसद की तुलना बांझ और बेसिया औरत से किया है? हिंद स्वराज। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूलतः कौन भाषा में लिखा था? गुजराती ना? गुजराती। चलिए ठीक है, तो ये सब बात आपको याद है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, तो ऐसे भी सबके मुंह से तो अभी भी आवाज नहीं आ रहा है, समझ गए। और एक बात हम आपको कहना चाह रहे हैं कि देखिए, कल से पहले तक इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन पता नहीं कल से इंटरनेट में जो है कुछ प्रॉब्लम आ गया है, और जो सेटअप लगाया है उसको भी समझ में नहीं आ रहा है। वो भी कल से लगातार क्लास देख रहा है, और स्पेशली जानते हैं इसी बैच में प्रॉब्लम हो रहा है और किसी बैच में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मतलब जो है आपको उस सेंटर पर भी उसी का इंटरनेट कनेक्शन है तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, फिर टेस्ट होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाउंडेशन होता है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बैच में जो है थोड़ा सा पता नहीं अब किस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, हमको भी नहीं पता है, और जो टेक्निकल लोग है उसको भी पता नहीं चल पा रहा है। स्पेशली ये बात ऑनलाइन वालों को बोलना चाह रहे हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि रात कितना भी गहरा हो, सुबह तो होता ही होता है। तो प्रॉब्लम प्रथम दृश्या समझ में नहीं आ रहा है, लोग समस्या को समझने में लगे हुए हैं, और इसका सॉल्यूशन भी जल्दी हो जाएगा। आज से कल में जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। पूरा सेटअप ही जो है प्रयास कर रहे हैं चेंज करवा दे, देखते हैं उससे कुछ निदान निकल पाता है या नहीं निकल पाता है। देखिए, सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है? रीजन ये है कि और बैच के तुलना में जो है ना इस बैच में थोड़ा एप्लीकेशन पे लोड थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसी वजह से जो है थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू आ रहा है। लेकिन कितना भी लोड हो तो उसको जो है सही करने में लगा हुआ है लोग, सही हो जाएगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको परेशानी हो रहा है, हम इस बात से अवगत हैं, ऐसा नहीं है कि हम अवगत नहीं हैं, हम अवगत हैं, और हम प्रयास कर रहे हैं कि इसका जो है सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द निकल जाए। तो थोड़ा सा जो है कंप्रोमाइज आप कीजिए, 1 से 2 दिन में जो है चीज़ ठीक हो जाएगा। आज कल मेरे क्लास के दौरान जो है बहुत ज़्यादा इंटरनेट एरर आ रहा था। आज बिट्टू सर के क्लास के हम भी देख रहे थे, बिट्टू सर के क्लास के दौरान भी जो है इंटरनेट एरर आ रहा था। तो हम बोले हैं आगे ठीक हो जाएगा, समझ गए? तो इसको लेकर के जो है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी ठीक चल ना रहा है जी? हाँ, अभी ठीक चल रहा है, तो अभी ठीक चल रहा है। अब देखिए, कभी कभी हो जाता है तो परेशान नहीं होना है। नहीं तो बहुत लोग जो है सोचता है कि एडमिशन भी ले लिए हैं, ये क्या हो रहा है। तो जैसे जीवन है, जीवन में प्रॉब्लम होता है तो उसका सॉल्यूशन भी हम लोग ढूंढते हैं। तो ऐसे ही इंटरनेट इश्यू है, ठीक हो जाएगा 1 से 2 दिन में, लोग सॉर्ट आउट करने में जो है लगा हुआ है। अब आगे आइए। आज के सेशन में जो हम आपके साथ चर्चा करेंगे, गांधी जी जब भारत आए, भारत आने के बाद गांधी जी ने प्रथम दृश्या जो छोटे छोटे सत्याग्रह का आयोजन किया है, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद
मिल मजदूरों के समर्थन में हड़ताल, और फिर खेड़ा सत्याग्रह। आज के सेशन में यही चंपारण, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह, इसकी चर्चा जो है आज के सेशन में हम आपके साथ करेंगे। और कल के सेशन में थोड़ा बहुत 2-4-5 पॉइंट जो है हमको लिखाना है, हमको याद है, हम आपको आगे नोट डाउन करवा देंगे। पहले जो है आप चीजों को समझिए। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, यह सत्याग्रह प्रारंभ हुआ है 10 अप्रैल 1917 से। 10 अप्रैल 1917। 10 अप्रैल 1917 ईस्वी से जो है आपको चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ है। तो इसको हमें समझना है कि चंपारण सत्याग्रह जो है आपको क्या है। देखिए, सबसे पहली बात चंपारण। चंपारण की अगर आप बात करेंगे तो बिहार में एक प्रांत एक जिला हुआ करता था आपको उस समय चंपारण। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। आज तो चंपारण दो भाग में बट गया है, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। तो बिहार का एक क्षेत्र हुआ करता था आपको चंपारण। चंपारण में समस्या किसानों के साथ था, और चंपारण समस्या का आयोजन किसानों की समस्या से किसानों को निजात दिलाने को लेकर के इस सत्याग्रह का आयोजन हुआ है। तो चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किसानों की समस्या से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह किसानों की समस्या से संबंधित है। चंपारण में किसानों के साथ समस्या क्या था? तो चंपारण में किसानों के साथ समस्या यह था कि चंपारण के किसान नील का खेती, चंपारण के किसान नील का खेती नहीं करना चाहता था, लेकिन चंपारण के किसानों से जबरदस्ती नील का खेती करवाया जाता था। चंपारण के किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहता था? तो चंपारण के किसान नील की खेती कई कारणों से नहीं करना चाहता था। एक तो पहला कारण यह था, नील की खेती करने में किसानों को जितना लागत लगता था, फिर आ गया तरीका, फिर आ गया ना, फिर भाग जाएगा ना। आ गया, आया हुआ, चल रहा है। अरे हमको पता है कब अच्छा चलता है कब खराब चलता है। ऐसा थोड़े है कि हम आप लोग जैसे थोड़े, हम मालिक न है जी, हम मालिक जैसे काम करते हैं। हमको कोचिंग का सुई से लेकर धागा तक पता रहता है कहाँ क्या हो रहा है, समझे। चलिए ऑनलाइन वाले लोग थोड़ा सा जो है कंप्रोमाइज कीजिए, देख रहे हैं ठीक करवा रहे हैं, और जो है क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग में लगाए हुए हैं, रिकॉर्डिंग में क्लास जो है आपको लगा हुआ है। रिकॉर्डिंग में तो अरे सुनो ना यार, नहीं चल रहा, चल रहा है। तो रिकॉर्डिंग में जो है ऑनलाइन वाले लोग रिकॉर्डिंग में लगाए हुए हैं, तो हम अपने लेक्चर को नहीं रोकेंगे। इंटरनेट आता रहेगा जाता रहेगा, हम अपने लेक्चर को नहीं रोकेंगे। रिकॉर्डिंग में हम लगाए हुए हैं, रिकॉर्डेड जब अपलोड हो जाएगा तो आपको जो है एकदम सब ठीक रहेगा। तो आगे लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देख लीजिएगा, रुकेगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है। आइए,
तो हम आपको यह बात बतला रहे थे कि चंपारण के किसान नील का खेती क्यों नहीं करना चाहता था। पहला कारण तो यह था कि नील की खेती करने में जो लागत लगता था उतना भी किसानों को नहीं मिल पाता था। दूसरा कारण यह था कि 20वीं सदी के प्रारंभ में जर्मनी में नील का खोज हो गया था, कृत्रिम नील का खोज हो गया था, और कृत्रिम नील के खोज की वजह से भारतीय नील की मांग वैश्विक बाजार में कम पड़ गया था। भारतीय नील का मांग जो है वैश्विक बाजार में काफी कम पड़ गया था। इसके बाद अगला रीजन यह था, नील की खेती करने से खेत की उर्वरा शक्ति मर जाती थी, खेत का जो उपजाऊपन होता था वो खत्म हो जाता था नील का खेती करने से। चौथा कारण यह था कि नील का एकमात्र खरीदार था, और नील का जो एकमात्र खरीदार था वो खरीदार था आपको अंग्रेज, और एकमात्र खरीदार होने के वजह से भी उचित मूल्य किसानों को नहीं मिल पाता था। ये सभी कारण थे जिस वजह से चंपारण के किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। लेकिन इसके बावजूद जबरदस्ती चंपारण के किसानों से नील का खेती करवाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो चंपारण में था क्या, एक विशेष प्रकार का प्रथा लागू था चंपारण में, जिसे इतिहास में कहा जाता है तिनकठिया प्रथा, जिसे इतिहास में तिनकठिया प्रथा कहा जाता है। तो चंपारण में एक विशेष प्रकार की प्रथा लागू थी जिसे हम लोग तिनकठिया प्रथा कहते हैं। तिनकठिया प्रथा। अब तिनकठिया प्रथा क्या था? देखिए, तिनकठिया प्रथा आसानी से आप समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो आप समझिए। अगर आप किसान का बाल बच्चा होंगे तो आपको यह बात पता होगा कि एक बीघा में 20 कट्ठा जमीन होता है। एक बीघा में 20 कट्ठा जमीन होता है। तो अंग्रेजों ने चंपारण के किसानों को यह कहा कि अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें से 3 कट्ठा जमीन पर आपको नील का खेती करना होगा। अगर आपके पास 40 कट्ठा है तो 6 कट्ठा पर करना होगा, 60 कट्ठा है तो 9 कट्ठा पर करना होगा। तो अगर किसी किसान के पास 20 कट्ठा भूमि है तो उसमें से 3 कट्ठा भूमि पर नील का खेती करना होगा। इसी रेशियो में जिस किसान के पास जितना भूमि है उतना अधिक भूभाग पर आपको नील का खेती करना होगा। या तो आप नील का खेती कीजिए 3 कट्ठा पर, 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर नील का खेती कीजिए, नहीं तो इसके एवज में मोटी रकम अंग्रेजों को दीजिए। नहीं तो इसके एवज में जो है अंग्रेजों को मोटी रकम दीजिए। यही आपको तिनकठिया प्रथा था। इसी तिनकठिया प्रथा से चंपारण के किसान जूझ रहे थे। और चंपारण के किसान गांधी जी से पहले कांग्रेस के और भी वरिष्ठ नेताओं से मिले थे। जैसे चंपारण के किसान गांधी जी से पहले मोतीलाल नेहरू से मिले थे, मदन मोहन मालवीय से मिले थे, गोपाल कृष्ण गोखले से मिले थे। इन सभी लोगों से चंपारण के किसानों ने मुलाकात किया और कांग्रेस के नेताओं को चंपारण के किसान ने अपनी समस्या से अवगत करवाया। कांग्रेस के नेता किसानों की समस्या से अवगत हुए, चंपारण आने का आश्वासन दिए, लेकिन कभी भी कांग्रेस के नेता चंपारण पहुंचे नहीं। लेकिन जब चंपारण के किसान की मुलाकात गांधी जी से हुई तो गांधी जी ने चंपारण के किसानों को यह आश्वासन दिया कि हम चंपारण आएंगे और किसानों की समस्या का निदान हम करेंगे। और गांधी जी चंपारण के किसानों से जो प्रॉमिस किया था उसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए गांधी जी चंपारण आए। और चंपारण आने के बाद गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है।
और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह है। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह है। अब आप समझिएगा, यहां पर कल के सेशन में हम आपको बताए थे चंपारण के किसान से गांधी जी की मुलाकात कांग्रेस के 1916 के लखनऊ के वार्षिक अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ के वार्षिक अधिवेशन में गांधी जी की मुलाकात चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के साथ हुआ था और राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी को चंपारण आने को निमंत्रण दिया और उन्हीं के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण आए और सत्याग्रह का आयोजन किए। देखिए, गांधी जी जब चंपारण आए ना, ऐसा नहीं कि गांधी जी चंपारण आए और सत्याग्रह शुरू कर दिए। गांधी जी चंपारण आए और सत्याग्रह शुरू कर दिए, ऐसी बात नहीं थी। बल्कि गांधी जी चंपारण आए। गांधी जी चंपारण आने के बाद चंपारण के किसानों से मिले और उनसे बात किए। जब चंपारण के सैकड़ों किसान से गांधी जी मिले और उनसे बात किए तो लगभग हर किसान, लगभग चंपारण के हर किसान का समस्या एक ही था, वह था तिनकठिया प्रथा। तो गांधी जी चंपारण के किसानों से समझे भी कि आखिरकार तिनकठिया प्रथा में गलत क्या है। गांधी जी पहले समझे चीजों को और उसके बाद गांधी जी चंपारण के किसानों को अपने से जोड़ने के लिए, गांधी जी चंपारण के किसानों को अपने से जोड़ने के लिए, अपने से जोड़ने के लिए किसानों को कहे कि हम तो सत्याग्रह करेंगे, लेकिन हम हैं फकीर आदमी, हमारे पास तो अपना कुछ है नहीं। गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे, साबरमती आश्रम भी दूसरा ही कोई बनाया था। तो गांधी जी चंपारण के किसानों को कहे 25 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा, 1 रुपया का चौथा भाग, 25 पैसा हर किसान जमा करेगा और अगर हम सत्याग्रह करेंगे, देखिए कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें रुपया पैसा खर्च होता है, समझ गए। तो गांधी जी चंपारण के किसानों को अपने से जोड़ने के लिए, ताकि किसान उनसे जुड़े रहे, 25-25 पैसा करके चंपारण के किसानों से एकत्रित करवाए और फिर सत्याग्रह का आयोजन किए। गांधी जी जब तिनकठिया प्रथा को समाप्त करने को लेकर के सत्याग्रह का आयोजन किए तो गांधी जी को चंपारण से बाहर निकलने का आदेश दिया गया। ब्रिटिश प्रशासन ने गांधी जी को आदेश दिया कि आप चंपारण खाली कर दीजिए। ब्रिटिश प्रशासन ने गांधी जी को यह आदेश दिया कि आप चंपारण खाली कर दीजिए, लेकिन गांधी जी ने ब्रिटिश प्रशासन को यह कहा कि आप जो कहिएगा हम वही करेंगे, लेकिन हम चंपारण खाली नहीं करेंगे। मतलब समझिएगा चीजों को, आप जो कहिएगा हम वही करेंगे, आपकी बात को हम मानेंगे, लेकिन हम चंपारण खाली नहीं करेंगे। मतलब आपकी बात को मानते हुए भी हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, आपकी बात को मानते हुए भी हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। और यही रीजन है कि चंपारण सत्याग्रह को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। जो चंपारण सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है।
जब गांधी जी एकदम अड़ गए कि हम चंपारण खाली नहीं करेंगे, तो एक ब्रिटिश हुआ करते थे, उनका नाम था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन उस समय बिहार में थे। बाद में जाकर लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय भी बने हैं। और लॉर्ड इरविन 1926 ईस्वी से लेकर के 1931 ईस्वी तक, लॉर्ड इरविन 1926 ईस्वी से लेकर के 1931 ईस्वी तक वायसराय के पद पर भी रहे हैं। तो इरविन पहल किया, मतलब मध्यस्थता किया, ब्रिटिश प्रशासन और चंपारण सत्याग्रह का आयोजन जो महात्मा गांधी कर रहे थे, इन दोनों के बीच मध्यस्थता लॉर्ड इरविन ने किया। लॉर्ड इरविन का मकसद यह था कि जो गांधी जी हैं, इनको गांधी बनने से पहले ही मार दिया जाए। और इरविन ने गांधी जी को खाना पर आमंत्रित किया। और इरविन का प्लान यह था कि खाना में जहर दे दिया जाएगा और उस खाना को खाकर के गांधी जी मर जाएंगे। लेकिन गांधी जी खाना खाने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात गांधी जी को दूध पीने के लिए आमंत्रण दिया गया। देखिए, हम आपको यह बात बतलाना चाह रहे हैं कि जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह कर रहे थे ना, तो उनसे बात करने का काम एक अंग्रेज इरविन ने किया था। और इरविन गांधी जी से बात करके चंपारण सत्याग्रह को समाप्त करवाना चाह रहे थे, चंपारण सत्याग्रह को समाप्त करवाना चाह रहे थे। तो इरविन जब गांधी जी से मिले, गांधी जी और इन लोगों के बीच वार्ताएं हुई, तो उस क्रम में गांधी जी को खाने के लिए आमंत्रण दिया गया। गांधी जी खाना खाने से मना कर दिए। फिर गांधी जी को दूध पीने के लिए कहा गया, तो दूध पीने को गांधी जी तैयार हो गए। और फिर इरविन का खाना बनाने वाला था बतख मियां। इरविन का खाना बनाने वाला था बतख मियां। इरविन ने बतख मियां को कहा कि दूध में जहर मिला देना है। लेकिन बतख मियां दूध में जहर नहीं मिलाया, जिस वजह से गांधी जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गांधी जी जिंदा ही बच गए। मतलब चंपारण सत्याग्रह के दौरान बतख मियां ने गांधी जी का जान बचाया, एक प्रकार से आप कहिए तो कह सकते हैं। पिछले लगभग 2 बार बीपीएससी इस प्रश्न को पूछा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का जान किसने बचाया है। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का जान बचाया था आपको बतख मियां ने, बतख मियां ने। और देखिए, आपको इरविन के साथ जब गांधी जी का वार्ता हुआ, तो उस वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकला, जिस वजह से चंपारण सत्याग्रह आगे भी चलते रहे। और एक बात और आप जानिए, जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किए, तो शुरू में कोई भी कांग्रेसी नेता, कोई भी बिहार का कांग्रेसी नेता नहीं गया। लेकिन जब चंपारण सत्याग्रह थोड़ा लोकप्रिय हो गया, तो बिहार के जितने भी कांग्रेसी नेता थे, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, अनुग्रह नारायण सिंह हो, ब्रजकिशोर प्रसाद हो, सभी दौड़े दौड़े पहुंचे गांधी जी के पास। और सभी कांग्रेसी नेताओं ने चंपारण सत्याग्रह को समर्थन देने का काम किया था। और आप एक बात जानिए कि जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह का आयोजन कर रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि सभी लोग गांधी जी का समर्थन ही कर रहा था। सभी लोग गांधी जी का समर्थन नहीं कर रहा था। कुछ लोग गांधी जी का समर्थन कर रहा था और कुछ लोग गांधी जी का विरोध भी कर रहा था। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध दक्षिण भारत के एक किसान नेता एनजी रंगा के अनुयायियों ने किया। एनजी रंगा दक्षिण भारत के बहुत बड़े किसान नेता थे। और एनजी रंगा जो दक्षिण भारत के बहुत बड़े किसान नेता थे, उनको मानने वाले किसान नेताओं ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया। लेकिन कल के सेशन में हमने आपको बतलाया है
कि गांधी जी में यह गुण था कि जिस काम में अपना हाथ बटाते थे उसको परिणाम तक पहुंचाने का काम महात्मा गांधी किया करते थे। तो गांधी जी चंपारण सत्याग्रह लगातार करते रहे, अपनी मांग को लगातार उठाते रहे। अंततः ब्रिटिश प्रशासन को लगा कि इसका कुछ ना कुछ निदान निकालना चाहिए, नहीं तो सत्याग्रह ज्यादा लोकप्रिय हो जाएगा। तो फिर चंपारण सत्याग्रह जिस तिनकठिया प्रथा को लेकर के हो रहे थे उसका निदान निकालने को लेकर चंपारण एग्रेरियन कमिटी का गठन किया गया। चंपारण एग्रेरियन कमिटी, और चंपारण एग्रेरियन कमिटी का गठन फ्रैंक सलाई की अध्यक्षता में किया गया। फ्रैंक सलाई चंपारण एग्रेरियन कमिटी के अध्यक्ष थे। फ्रैंक सलाई चंपारण एग्रेरियन कमिटी के अध्यक्ष थे। और चंपारण एग्रेरियन कमिटी का जो गठन किया गया उसका एक सदस्य महात्मा गांधी को भी बनाया गया था। महात्मा गांधी चंपारण एग्रेरियन कमिटी के सदस्य थे। महात्मा गांधी फ्रैंक सलाई को अपने पक्ष में कर लिए। महात्मा गांधी ने फ्रैंक सलाई को यह बतलाया कि तिनकठिया प्रथा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इसलिए सही नहीं है क्योंकि इससे किसान हतोत्साहित हो रहे हैं, और अगर किसान हतोत्साहित हो रहे हैं कल के डेट में या आगे चल करके अगर किसान खेती नहीं करता है तो इससे किसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी? तो इससे ब्रिटिशों की अर्थव्यवस्था ही प्रभावित होगी। यह बात गांधी जी ने फ्रैंक सलाई को समझाया, और फ्रैंक सलाई को लगा कि नहीं, बात तो सही है, कहा जा रहा है कि इस प्रथा से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर ही चोट पहुंच रहा है। तो फ्रैंक सलाई गांधी जी से सहमत हुए, और फ्रैंक सलाई ने जब अपनी रिपोर्ट लिखना शुरू किया तो फ्रैंक सलाई ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में यह बात कहा कि तिनकठिया प्रथा को समाप्त किया जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि अंग्रेज जमींदार जो चंपारण के किसानों से तिनकठिया प्रथा के नाम पर अवैध वसूली किया है, उस अवैध वसूली का 25%, उस अवैध वसूली का 25% ब्रिटिश जमींदार चंपारण के किसानों को दे, चंपारण के किसानों को दे, ताकि चंपारण के किसान फिर से किसानी का कार्य प्रारंभ कर सके हर्षोल्लास के साथ, खुशी पूर्वक। तो चंपारण सत्याग्रह मूल तौर पर तिनकठिया प्रथा को समाप्त करने को लेकर के आयोजित किया गया था, और अंततः इस सत्याग्रह के माध्यम से तिनकठिया प्रथा का अंत हो गया। मतलब यह सफल रहा, यह सत्याग्रह सफल रहा, और इस सत्याग्रह की सफलता पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान किया। तत्पश्चात महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहकर पुकारा। और एक बात और आप जानिए, जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह शुरू कर रहे थे तो उन्होंने राजकुमार शुक्ल के भितिहरवा गांव को चुना। राजकुमार शुक्ल के भितिहरवा गांव को चुना। राजकुमार शुक्ल भितिहरवा गांव के रहने वाले थे, और उसी भितिहरवा गांव से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किया। तो यह है आपको चंपारण सत्याग्रह के विषय में। अब हम लोग करते हैं याद, समझ गए? तो आइए बताइए, गांधी जी की मुलाकात बिहार के चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल से कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ? 1916 का लखनऊ। और गांधी जी किसके कहने पर चंपारण आए थे? राजकुमार। और चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब से हुई है? 10 अप्रैल 1900। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब से हुई है? 10 अप्रैल 1900। गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन है?
चंपारण ना। गांधी जी के किस सत्याग्रह को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? किसको कहा जाता है? चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किस गांव से किया? भीती हड़बा गांव। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कौन गांव से किया? भीती हड़बा गांव से किया। और गांधी जी के किस सत्याग्रह को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं? आए? गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एनजी। और गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस प्रथा को समाप्त करने के लिए किया? कौन प्रथा? तिनकठिया प्रथा। तिनकठिया प्रथा। और चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से तिनकठिया प्रथा का अंत हुआ। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे रहा है? किसानों से, मजदूरों से। किससे रहा? तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे रहा है? किससे रहा है? किसानों से रहा है। बात क्लियर है ये? चलिए, इसके बाद किस सत्याग्रह की सफलता पर गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया? आए? और चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी का जान कौन बचाया था? कौन बचाया था? बत्तख मियां। क्लियर है बात? चलिए, इसके बाद चंपारण सत्याग्रह के बाद अगला है आपको अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। हड़ताल। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल की अगर हम लोग बात करें तो जो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल है यह प्रारंभ हुआ है 15 मार्च 1918 ईस्वी से। 15 मार्च 1918 प्रारंभ हुआ है। 15 मार्च 1918। 15 मार्च 1918। और इसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था, जिस वजह से अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल को प्रथम भूख हड़ताल की संज्ञा भी दी जाती है। प्रथम भूख हड़ताल की संज्ञा भी दी जाती है। प्रथम भूख हड़ताल की संज्ञा भी दी जाती है। और गांधी जी को भूख हड़ताल की प्रेरणा रस्किन से मिली थी। रस्किन से गांधी जी को भूख हड़ताल की प्रेरणा मिली थी। और देखिए, महात्मा गांधी के दार्शनिक विचारधारा पर इमर्सन, थोरो, टॉल्स्टॉय, रस्किन, इन सभी लोगों का प्रभाव देखने को मिलता है। इमर्सन, थोरो, टॉल्स्टॉय ये सभी दार्शनिक थे। इन सभी के द्वारा कोई ना कोई साहित्य लिखा गया है। उन साहित्यों को महात्मा गांधी पढ़े थे। तो इन लोगों का, इमर्सन, थोरो, टॉल्स्टॉय, रस्किन, इन लोगों का प्रभाव गांधी जी के विचारधारा पर जो है आपको देखने को मिलता है। रस्किन से प्रभावित होकर ही महात्मा गांधी ने जो है आपको भूख हड़ताल का प्रयोग अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में किया था, जिस वजह से अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल को प्रथम भूख हड़ताल की संज्ञा दी जाती है। और अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में समस्या की अगर हम लोग बात करें तो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल का संबंध मजदूरों या श्रमिकों के समस्या से रहा है। मजदूर या श्रमिकों के समस्या से रहा है। जैसे चंपारण सत्याग्रह किसानों से संबंधित था, उसी प्रकार से अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल का संबंध रहा है मजदूरों की समस्या से। अब मजदूरों की समस्या क्या थी और मजदूरों की किस समस्या का निदान करने को लेकर के महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल का आयोजन किया था, इस बात को आप समझिएगा। देखिए क्या हुआ था। हुआ यह था, भारत आज भी सूती वस्त्र उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। और भारत आज से ही नहीं बल्कि हड़प्पा काल से सूती वस्त्र उत्पादन का, कपास का उत्पादन सब तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में ही हुआ था। और वस्त्र निर्माण में कपास का उपयोग जो है आपको होता है।
तो एक प्रकार से आप कहिए तो भारत प्राचीन काल से सूती वस्त्र उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र रहा है। भारत प्राचीन काल से सूती वस्त्र उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र रहा है, आज भी है और ब्रिटिश शासन के दौरान भी था। आप सब लोग इस बात से अवगत हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत ही अधिक जानमाल की क्षति हुई और बहुत अधिक जानमाल की क्षति होने के बाद ब्रिटेन को बहुत अधिक मात्रा में सूती वस्त्र की आवश्यकता थी। ब्रिटेन को बहुत अधिक मात्रा में सूती वस्त्र की आवश्यकता थी। तो ब्रिटेन के व्यापारियों ने भारत के सूती वस्त्र उत्पादन करने वाले व्यापारियों से बात किया और ब्रिटेन के व्यापारी और भारतीय व्यापारी के बीच इस बात को लेकर समझौता हुआ कि भारतीय व्यापारी ब्रिटेन को सूती वस्त्र का उत्पादन करके निर्यात करेगा और फिर सूती वस्त्र का उत्पादन भारत में होना प्रारंभ हुआ और सूती वस्त्र का भारत में उत्पादन होता था और वो सूती वस्त्र जो है ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था। सूती वस्त्र का उत्पादन होता था भारत में और वह सूती वस्त्र जो है ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था। और सूती वस्त्र उत्पादन का उस समय एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था अहमदाबाद। सूती वस्त्र उत्पादन का उस समय एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था आपको गुजरात का अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में हुआ ये प्लेग फैल गया। प्लेग फैल गया। प्लेग एक बीमारी होता है और पहले क्या होता था, अगर किसी गांव में प्लेग फैला गांव स्वाहा हो जाता था। गांव का गांव जो है एक बार में निपट जाता था। तो प्लेग फैलने के वजह से अहमदाबाद के सूती वस्त्र मिल में काम करने वाले मजदूर काम को छोड़कर अपने घर की ओर पलायन करने लगे, अपने घर जाने लगे। और जब मजदूर वस्त्र उत्पादन छोड़कर प्लेग के प्रकोप के वजह से जाने लगे आपको अपना घर, तत्पश्चात अहमदाबाद के मिल मालिकों ने मजदूरों को यह कहा कि हम आपको प्लेग बोनस देंगे, मतलब आपको जितना मिलता है, जो वेतन आपको मिलता है उससे अधिक देंगे, उससे अधिक देंगे, मतलब एक्स्ट्रा पैसा देंगे हम आपको, एक्स्ट्रा पैसा देंगे हम आपको। तो मजदूरों को लगा कि एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, तो मजदूर फिर आपको वस्त्र उत्पादन करने लगे। और जब तक प्लेग का प्रकोप बना रहा तब तक मजदूरों को प्लेग बोनस मिला। जब तक प्लेग का प्रकोप बना रहा तब तक मजदूरों को प्लेग बोनस मिला। लेकिन जैसे ही प्लेग का प्रकोप समाप्त हो गया, जैसे ही प्लेग का प्रकोप समाप्त हो गया, वैसे ही प्लेग बोनस बंद कर दिया गया। अब मिल मालिक मजदूरों को प्लेग बोनस नहीं देने लगा। और हुआ यह था, विश्व युद्ध के वजह से महंगाई बढ़ गया था। विश्व युद्ध के वजह से महंगाई बढ़ गया था। जो वस्तु प्रथम विश्व युद्ध से पहले 2 रुपया में मिलता था, वो वस्तु प्रथम विश्व युद्ध के बाद 4 रुपया में मिलने लगा। तो प्रथम विश्व युद्ध के वजह से महंगाई बढ़ गया और मजदूरों को जो मूल वेतन मिलता था, उस मूल वेतन से मजदूरों का परिवार नहीं चलने लगा।
और वहीं जब प्लेग बोनस मिल रहा था तो ठीक ठाक स्थिति में मजदूर था। तो मजदूरों को लगा कि मूल वेतन में महंगाई बढ़ने के वजह से तो घर परिवार चल नहीं पा रहा है। तो इसी वजह से मजदूरों ने मिल मालिकों से आग्रह किया कि उन्हें प्लेग बोनस दिया जाना चाहिए, उनका प्लेग बोनस लगातार बने रहना चाहिए। मजदूरों ने मालिकों को कहा कि मालिक प्लेग बोनस दीजिए, घर परिवार नहीं चल रहा है। तो मिल मालिक सीधे तौर पर कहा अब तो प्लेग का प्रकोप खत्म हो गया, अब किस बात का प्लेग बोनस। तो मजदूर कहा कि महंगाई बढ़ गया है, लेकिन फिर भी मिल मालिक प्लेग बोनस देने को तैयार नहीं हुए। और जब मिल मालिक कौन था, भारतीय थे। और हम आपको बताए थे जब छोटा छोटा विद्रोह बता रहे थे तो वहां पर हम आपको बताए थे भारत के लोगों का शोषण अंग्रेजों ने ही नहीं बल्कि अंग्रेजों के साथ साथ भारतीयों ने भी किया है। जमींदारों ने किया है, व्यापारियों ने किया है, ये सब लोग भी, ये सब भारतीय मूल के लोग भी भारतीयों का शोषण किया है। तो अब मजदूर को लगा कि ऐसे प्लेग बोनस मिलने वाला है नहीं। तत्पश्चात मजदूर सब जो है महात्मा गांधी को याद किया। मजदूर महात्मा गांधी से जाकर मिले, अपनी समस्या सुनाए और फिर गांधी जी मजदूरों की समस्या सुनने के बाद अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद पहुंचे तो पता चला कि अहमदाबाद का सबसे बड़ा मिल मालिक उनका दोस्त अंबालाल साराभाई है। तो अंबालाल साराभाई उस समय सूती वस्त्र मिलों में सबसे बड़े मिल मालिक में एक थे अंबालाल साराभाई। उन्हीं के खिलाफ गांधी जी को अपना आवाज बुलंद करना था। तो गांधी जी को लगा दोस्त वाली बात है, ऐसे तो मानेगा नहीं, इमोशनली ब्लैकमेल किया जाए, भूख हड़ताल किया जाए तभी मानेगा। तो फिर गांधी जी मजदूरों को, देखिए आप समझिए, गांधी जी मजदूरों को, गांधी जी अपने लिए नहीं बल्कि गांधी जी मजदूरों को उनका हक और अधिकार दिलाने को लेकर के भूख हड़ताल किए। और गांधी जी भूख हड़ताल कर रहे थे अंबालाल साराभाई के खिलाफ। और अंबालाल साराभाई की बहन थी अनुसुईया बेन। अनुसुईया बेन इस भूख हड़ताल के दौरान गांधी जी के सहयोगी के तौर पर काम की थी। गांधी जी के सहयोगी के तौर पर काम जो है आपको अनुसुईया बेन की थी, जो कि गांधी जी के प्रिय मित्र अंबालाल साराभाई की बहन हुआ करती थी। तो कुछ दिनों तक यह हड़ताल चला। अंततः अंबालाल साराभाई को यह बात लग गया कि अब तो प्लेग बोनस देना ही पड़ेगा। और गांधी जी इस हड़ताल के दौरान दिन भर मजदूरों के साथ रहते थे और रात को जो है अंबालाल साराभाई के घर चले जाते थे। और अंबालाल साराभाई जिस रास्ते से होकर आते जाते थे उस रास्ता पर जो है अपना एक खटिया लगा लिए थे गांधी जी। और वहीं पर जो है भूखे प्यासे सोते थे गांधी जी, मच्छर कटवाते थे ताकि दोस्त को एक दोस्त पे रहम आ जाए, इसी वजह से। और फिर अंबालाल साराभाई को लगा कि अब तो प्लेग बोनस देना ही पड़ेगा। तो अंबालाल साराभाई ने कहा कि ठीक है, हम सब मिल मालिक से बात करते हैं और प्रयास करते हैं कि 20% तक कम से कम प्लेग बोनस मिले। तो अंबालाल साराभाई 20% प्लेग बोनस मजदूरों को देने की बात को स्वीकार किया। और मजदूर डिमांड कर रहा था कम से कम 50% प्लेग बोनस। मतलब जब प्लेग का प्रकोप था तो उस समय अगर हमें 100 रुपया मिल रहा था तो अब कम से कम हमें 50 रुपया मिलना चाहिए, ऐसा मांग था मजदूरों का। लेकिन मिल मालिक 20% प्लेग बोनस देना चाह रहे थे। तो मजदूर 50% मांग कर रहा था और मालिक जो है 20% देने को तैयार हुआ। तो फिर मिल मालिक और मजदूरों के बीच गांधी जी मध्यस्थता किए
और गांधी जी मध्यस्थता करते हुए ना 20% ना 50% बल्कि दोनों के बीच में 35% आता है। गांधी जी ने कहा कि ना मिल मालिक का बात रहेगा ना मजदूर का बात रहेगा, मेरा बात रहेगा, और हम 35% ब्लैक बोनस देने की सिफारिश करते हैं। और इस पर मजदूर भी राजी हो गए और मालिक भी राजी हो गए। अर्थात गांधी जी मजदूरों को ब्लैक बोनस देने को लेकर जो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल का आयोजन किया था वह भी आपको सफल रहा। और इसकी सफलता के बाद ही गांधी जी ने वर्ग सहयोग का नारा दिया था। गांधी जी ने यह कहा मजदूर मिल मालिक को समर्थन दे और मिल मालिक मजदूर को समर्थन दे, दोनों एक दूसरे को सहयोग करे, क्योंकि अगर मालिक नहीं है तो मजदूर का कोई महत्व नहीं है और मजदूर है तो मालिक का भी कोई महत्व नहीं है। देखिए, अगर मान लिया जाए कि मिल है, हम कोई कारखाना खोले, उसमें काम करने वाला मजदूर ही नहीं है तो वो कारखाना ठप पड़ जाएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए, कहने का मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे का पूरक है। और फिर गांधी जी इस हड़ताल के दौरान ही अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन, अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन का भी गठन 1918 ईस्वी में इस अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के दौरान ही जो है आपको महात्मा गांधी ने किया था। समझ गए? तो ये हुआ आपको अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। इसके बाद गांधी जी के द्वारा अगला किया गया सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह है। खेड़ा सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह की अगर हम लोग बात करें तो जो खेड़ा सत्याग्रह है यह प्रारंभ हुआ है 22 मार्च 1918 से और यह चला है 5 जून 1918 तक, 5 जून 1918 तक। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल का आयोजन भी 1918 में ही हुआ है और खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन भी 1918 में ही हुआ है। लेकिन पहले अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल का आयोजन हुआ है और बाद में जाकर के जो है आपको खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन हुआ है। तो इसमें विद्यार्थी को कंफ्यूजन होता है कि पहले अहमदाबाद हुआ है या पहले खेड़ा हुआ है। तो हम आपको डेट के साथ स्पष्ट कर दिए हैं कि पहले क्या हुआ है आपको अहमदाबाद और बाद में क्या हुआ है आपको खेड़ा। ऐसे भी जब बचपन में आप पेन और कॉपी पकड़ते हैं तो सबसे पहले अ आ सीखते हैं और फिर जो है क ख सीखते हैं, फिर च छ सीखते हैं, ऐसा होता है। तो अ से अहमदाबाद, ख से खेड़ा, तो अ पहले और क ख बाद में। तो इस आधार पर भी जो है आप इस बात को याद रख सकते हैं कि भले ही 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल का आयोजन हुआ हो और भले ही 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन हुआ हो, लेकिन दोनों में पहले हुआ है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और बाद में हुआ है आपको खेड़ा सत्याग्रह। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना होगा। और हम आपको बता रहे हैं आपको होगा, 100% होगा। और आप परीक्षा में प्रश्न ये पूछा जाएगा और आप हमेशा इस बात को दिमाग में रखिए, जहां पे आप थोड़ा भी कंफ्यूज होइएगा बोर्ड प्रश्न वहीं से उठाता है। तो यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो इसी वजह से हम आपको कहना चाहेंगे कि इस बात को काफी स्पष्टता पूर्वक जो है आप याद रखिएगा। और देखिए, आप यहां तक समझिएगा। और खेड़ा सत्याग्रह की अगर आप बात करेंगे तो खेड़ा सत्याग्रह भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही हुआ। लेकिन देखिए, थोड़ा गौर कीजिएगा, जैसे चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह की अगर आप बात करेंगे तो चंपारण सत्याग्रह सिर्फ और सिर्फ चंपारण तक ही सीमित था। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो सिर्फ अहमदाबाद तक सीमित था। और खेड़ा सत्याग्रह की भी अगर हम बात करेंगे तो खेड़ा सत्याग्रह भी सिर्फ खेड़ा तक ही सीमित था। मतलब देखिए, गांधी जी के काम करने के तरीका को समझिए आप। गांधी जी ऐसा नहीं कि अचानक बड़ा आंदोलन कर दिए, राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सत्याग्रह कर दिए, नहीं। गांधी जी अचानक या एकाएक बड़ा सत्याग्रह या बड़ा आंदोलन नहीं किए,
बल्कि स्टेप बाय स्टेप गांधी जी आगे बढ़े। पहले छोटा छोटा सत्याग्रह, छोटा छोटा आंदोलन किए, और उसमें गांधी जी को जब सफलता मिली तत्पश्चात जाकर के गांधी जी बड़ा आंदोलन किए, असहयोग आंदोलन किए। और होता क्या है जानते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं, जैसे हम हो या आप, हम लोग ये चाहते हैं कि आज हम पढ़ना शुरू किए, कल हमको नौकरी लग जाए, कल हम विद्वान हो जाए। कभी नहीं हो सकता है। पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, आराम से पढ़ना पड़ेगा। एक दिन में कोई विद्वान बना है कालिदास के अलावे? कालिदास बने हैं ना, तो उन पर तो ईश्वर का प्रकोप था। तो आप तो साधारण मनुष्य है, आप पर ईश्वर का प्रकोप थोड़े है, नहीं है, समझ गए? तो इसी वजह से पेशेंस रख करके स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा। देखिए यहां पर एक बात और समझाना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सामान्य तौर पर हम छात्रों को पढ़ने का आदत नहीं होता है, और हम लोग अपना रूटीन बना लेते हैं 8 घंटा का, 10 घंटा का। पढ़ने का आदत 1 घंटे का ना है, रूटीन बना लिया 8 घंटे का। 2 से 4 फिजिक्स, 4 से 6 केमिस्ट्री, 6 से 8 बायोलॉजी, समझ गए? ऐसे करके हम लोग रूटीन बनाते हैं। यही वजह है कि रूटीन फॉलो नहीं होता है, समझ गए? अगर आपको पढ़ने का आदत नहीं है तो पहले 1 घंटा का रूटीन बनाइए और उसको फॉलो कीजिए, तब 2 घंटा का बनाइए, उसको फॉलो कीजिए, तब 3 घंटा का बनाइए। ये काम करने का एक अच्छा तरीका होता है। गांधी जी देख रहे हैं, छोटा छोटा सत्याग्रह किए, छोटा छोटा आंदोलन किए, उसमें सफलता मिला, तब जाकर के 1920 में बड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन किए गांधी जी। समझे चीज को? तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। जैसे स्टेप बाय स्टेप हम आपको पढ़ा रहे हैं, वैसे ही स्टेप बाय स्टेप जो है आपको पढ़ते जाना है, और सब पूरा सिलेबस एक दिन खत्म हो जाएगा। और अगर आप अच्छे से करते जाइएगा तो काफी बेहतर बन करके उभरिएगा। नहीं कीजिएगा तो फिर वही निपल पोथल रह जाइएगा, जैसे पहले थे वैसे बाद में भी रह जाइएगा। समझे? अब आइए खेड़ा सत्याग्रह। देखिए खेड़ा गुजरात का एक तालुका था, या गुजरात का एक जिला था खेड़ा। खेड़ा में समस्या किसानों के साथ था। खेड़ा में समस्या की अगर हम लोग बात करें तो खेड़ा में समस्या किसानों के साथ था। किसानों को उनकी समस्या का समाधान करने हेतु ही महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन किया। खेड़ा में हुआ क्या था? तो खेड़ा में हुआ यह था कि खेड़ा के किसानों का फसल बर्बाद हो गया। सूखा पड़ने की वजह से खेड़ा के किसानों का फसल बर्बाद हो गया। लेकिन इसके बावजूद खेड़ा के किसानों से जबरदस्ती ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा राजस्व की वसूली की जा रही थी, टैक्स की वसूली की जा रही थी। तो खेड़ा में समस्या किसानों की थी, और किसानों की समस्या यह थी, किसान का फसल खेड़ा के क्षेत्र में बर्बाद हो गया, लेकिन इसके बावजूद खेड़ा के किसानों से जबरदस्ती ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा कर, राजस्व या लगान की वसूली की जा रही थी। तो खेड़ा के किसान को महात्मा गांधी याद आए। तत्पश्चात खेड़ा के किसान गांधी जी के पास गए। खेड़ा के किसानों की समस्या को सुनने के बाद गांधी जी खेड़ा पहुंचे। खेड़ा के किसानों की समस्या से गांधी जी अवगत हुए, और फिर गांधी जी को लगा कि समस्या जायज है और सत्याग्रह होनी चाहिए। तत्पश्चात गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन किया, और खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन करते हुए गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन करते हुए गांधी जी ने खेड़ा के किसानों को कहा कि खेड़ा के वैसे किसान जो कर देने की स्थिति में नहीं है, वो कर नहीं दे, और वहीं खेड़ा के वैसे किसान जो कर देने की स्थिति में है, वो कर जरूर दे। देखिए गांधी जी जरूरत पड़ने पर अंग्रेजों का सहयोग भी करते थे,
और जरूरत पड़ने पर अंग्रेज का विरोध भी करते थे। तो गांधी जी को लगा कि अभी हम उस स्थिति में नहीं हैं कि हम सीधे तौर पर यह कह दे कि खेड़ा के कोई किसान अंग्रेजों को कर नहीं दे। तो गांधी जी परिस्थितियों को भांपते हुए खेड़ा के किसानों को यह कहा कि खेड़ा के वैसे किसान जो कर देने की स्थिति में हैं वो कर दे, और जो कर देने की स्थिति में नहीं है वो कर नहीं दे। तो गांधी जी ने एक प्रकार से कहिए तो खेड़ा के किसानों को कहा कि आप अंग्रेजों को कर नहीं दीजिए, और अंग्रेजों को कर नहीं दीजिए मतलब अंग्रेजों के प्रति असहयोग की नीति को अपनाइए, मतलब अंग्रेजों को आप सहयोग नहीं कीजिए, अंग्रेजों को सहयोग आप नहीं कीजिए। यही वजह है कि खेड़ा सत्याग्रह को प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। जो खेड़ा सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह को गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम असहयोग आंदोलन, प्रथम असहयोग आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि इसी सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेजों के प्रति असहयोग की नीति गांधी जी ने अपनाने का काम किया था। और इस खेड़ा सत्याग्रह में गुजरात का एक लोकल संगठन था गुजरात सभा, गुजरात का एक लोकल संगठन था गुजरात सभा। गुजरात सभा नामक स्थानीय संगठन ने इस खेड़ा सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था, और उस समय गुजरात सभा के अध्यक्ष महात्मा गांधी ही हुआ करते थे। और गांधी जी की जो मांग थी खेड़ा सत्याग्रह में, उस मांग को ब्रिटिश प्रशासन ने स्वीकार किया। यानी ब्रिटिश प्रशासन इस बात को स्वीकार किया कि हां ठीक है, जो किसान कर देने की स्थिति में है वो कर देंगे, और जो किसान कर देने की स्थिति में नहीं है वो कर नहीं देंगे। अर्थात गांधी जी के द्वारा किया गया खेड़ा सत्याग्रह भी अपने आप में सफल रहा। क्या रहा? सफल। देखिए, जब चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा तीनों सफल हो गया, तो गांधी जी को लेकर के यह बात फैल गई कि गांधी जी जो सत्याग्रह या आंदोलन करते हैं उसको अंतिम परिणाम तक पहुंचा देते हैं, उसको अंतिम परिणाम तक पहुंचा देते हैं। तो गांधी जी के चरित्र का निर्माण इस प्रकार से हुआ। देखिए कितना शानदार चरित्र गांधी जी बनाए कि मतलब हम जहां हाथ डालेंगे, हम कोयला में हाथ डालेंगे तो सोना बन ही जाएगा। मतलब इस प्रकार के चरित्र का निर्माण गांधी जी ने किया। क्यों गांधी जी के पीछे लोग पागल नहीं होंगे? जैसे हमारे मोदी जी अपना एक मॉडल दिए, गुजरात मॉडल, लेकिन कोई पूछा नहीं कि गुजरात मॉडल क्या है। गुजरात मॉडल क्या है आपको कुछ पता है? तो यही ना है, 90% लोग जो है ना, 90% लोग, 100 में से 90 लोग, अगर कोई कह दिया कौवा कान लेके उड़ गया तो कौवा को 90 गो लोग खोजेगा, 10 गो लोग ऐसा है वो कान देखेगा कान है कि ना है। समझे? गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल जाके देखिए ना, गुजरात मॉडल क्या है। गुजरात में तो महाराज उद्योग सब है। एक मॉडल हर राज्य में लागू नहीं हो सकता है, और वही गुजरात मॉडल पर बन गए प्रधानमंत्री। समझे? तो गांधी जी भी अपने चरित्र का निर्माण बड़ी तरीका से किए, और फिर एक प्रकार से कहिए तो लोग गांधी को इस बार मानने लगे थे कि गांधी जी अगर आंदोलन करेंगे तो सफल होबे करेगा। हद तक हुआ भी है। ब्रिटिश शक्ति, जिस प्रकार की शक्ति थी, उससे निपटने का सत्य और अहिंसा ही एक मार्ग था। क्योंकि अगर हिंसा के माध्यम से आप निपटते, देखिए ना, भगत सिंह हिंसा किए, उनको फांसी पर लटका न दिए। तो हिंसा के माध्यम से, हिंसा जरूरी था, वहां पर सब चीज जरूरी था, लेकिन हिंसा के माध्यम से देश आजाद नहीं हो पाता।
इस बात को गांधी जी बखूबी समझते थे और इसी वजह से गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए जो है देश को आजाद करवाने का काम किए। यही है आपको खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद और खेड़ा। अब अहमदाबाद और खेड़ा को हम लोग करते हैं याद, फिर बढ़ेंगे आगे, ठीक है। बताइएगा, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह दोनों तो वर्ष 1918 में न हुआ है, लेकिन पहले कौन हुआ? पहले खेड़ा, बाद में ना। चलिए ठीक है। गांधी जी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग किसमें किया? भूख हड़ताल का प्रयोग सर्वप्रथम किसमें? गांधी जी को भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली? किससे मिली है? रस्किन से ना। अहमदाबाद में समस्या किससे संबंधित था? मजदूरों से ना, मजदूरों से। और प्लेग बोनस दिलाने को लेकर ना। और गांधी जी प्लेग बोनस दिलाने में सफल रहे। कितना प्रतिशत प्लेग बोनस? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के दौरान महात्मा गांधी के सहयोगी के तौर पर काम कौन की थी? अनुसुईया बेन। कौन की थी? अनुसुईया बेन की थी। इसके बाद आपको गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम असहयोग आंदोलन की संज्ञा किसे दी जाती? किसे दी जाती है? और खेड़ा में समस्या किससे संबंधित था? खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किस गुजरात के लोकल संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था? गुजरात सभा। गुजरात सभा। और खेड़ा सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी ने कर नहीं दो का नारा दिया था। कर नहीं दो। किस सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने कर नहीं दो का नारा दिया? खेड़ा सत्याग्रह। और इसी सत्याग्रह के दौरान सरदार पटेल की मुलाकात गांधी जी से हुई और फिर सरदार पटेल गांधी जी के अनुयायी बन गए। तो किस सत्याग्रह के दौरान सरदार पटेल गांधी जी के अनुयायी बन गए? किस सत्याग्रह के दौरान? खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है बात। अब देखिएगा आप, खेड़ा सत्याग्रह हुआ। अब इसके बाद गांधी जी के द्वारा किया गया जो प्रथम बड़ा आंदोलन है वह है आपको असहयोग आंदोलन। अब हम चर्चा करेंगे असहयोग आंदोलन की। लेकिन असहयोग आंदोलन होने के कारणों को अगर आप ढूंढेंगे तो असहयोग आंदोलन के कई कारण थे। महात्मा गांधी ने जो 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन को शुरू किया है उसके पीछे कई सारे कारण थे। उसमें एक कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड का होना। उसमें एक कारण था हंटर कमीशन आयोग का रिपोर्ट। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का होना, हंटर कमीशन आयोग का रिपोर्ट, ये सब असहयोग आंदोलन के कारण हैं। तो टॉपिक हम लोगों का असहयोग आंदोलन होगा आगे, लेकिन उसी तत्वाधान में हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड को, हंटर कमीशन आयोग के रिपोर्ट को, खिलाफत आंदोलन को, इन सभी चीजों को जो है हम लोग देख लेंगे। समझ गए? तो अगला टॉपिक है हम लोगों का असहयोग आंदोलन। जहां तक बताए याद होने गया है, कोई दिक्कत नहीं ना है? दीजिए नोट, एक आध गो पॉइंट लिखाएंगे। आज नहीं, आज इसी में लिखना है, कॉपी में लिखते हैं। ठीक, दीजिए दीजिए, तब दीजिए। पहला क्लास है जी, हैं? ऐसे कभी आइए कभी नहीं आइए, ठीक है, बढ़िया है। चलिए, है इंटरनेट नहीं कटा है जी? चल रहा है ना? हाँ, घर पे जाके पढ़ते हैं आप लोग? पढ़ते हैं ना? हाँ, पढ़ा कीजिए। लिखिएगा एक पॉइंट। ये बात नहीं ना है दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला? नहीं है। लिखिए तो, लिखिए दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान, है कहाँ है जी? स्टाफ सब कहाँ है? ऊपर वाले गेट में ताला मार दीजिए दोनों साइड से।
ठीक है, ऊपर जाकर के पूछेंगे आज। ठीक, कोई भागे नहीं, भागने जाता है लड़का सब। दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला। दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला। कॉस्ट में 1903-4 में निकाले थे, 1903-4। दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला। कॉस्ट में 1903-4। ये आपके बिहार सब इंस्पेक्टर परीक्षा का पूछा हुआ प्रश्न है, समझ गए, बिहार एसआई का पूछा हुआ ये प्रश्न है। नेक्स्ट पॉइंट, लंदन प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने, नेक्स्ट पॉइंट, लंदन प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज, लंदन प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज, लंदन प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज, लंदन प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा। कॉस्ट में 1909, कॉस्ट में 1909, कॉस्ट में 1909, कॉस्ट में 1909। इस पुस्तक में ही गांधी जी ने, इस पुस्तक में ही गांधी जी ने, इस पुस्तक में ही गांधी जी ने ब्रिटिश संसद की तुलना, इस पुस्तक में ही गांधी जी ने ब्रिटिश संसद की तुलना बांझ और बेसिया औरत से किया। इस पुस्तक में ही गांधी जी ने ब्रिटिश संसद की तुलना बांझ और बेसिया औरत से किया, बांझ और बेसिया औरत से किया। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी लगभग 21 वर्षों तक गांधी जी लगभग 21 वर्षों तक गांधी जी लगभग 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में, गांधी जी लगभग 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। गांधी जी लगभग 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। गांधी जी लगभग 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। वे जब 1915 ईस्वी में भारत आए, वे जब 1915 ईस्वी में भारत आए तो उस समय उनका उम्र लगभग 46 वर्ष था। तो उस समय उनका उम्र लगभग 46 वर्ष था। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी के दार्शनिक विचारधारा पर गांधी जी के दार्शनिक विचारधारा पर इमर्सन, थोरो और टॉल्स्टॉय
इमर्सन, थोरो और टॉल्स्टॉय। गांधी जी के दार्शनिक विचारधारा पर इमर्सन, थोरो और टॉल्स्टॉय का प्रभाव। गांधी जी के दार्शनिक विचारधारा पर इमर्सन, थोरो और टॉल्स्टॉय का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद एक बात नहीं बताए थे, थोड़ा जानिए। रस्किन की एक पुस्तक है अनटू द लास्ट। रस्किन की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है अनटू द लास्ट। समझिएगा यहां पे, इस पुस्तक का गांधी जी के जीवन पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा है। इस पुस्तक का गांधी जी के जीवन पर काफी व्यापक प्रभाव पड़ा है। क्या व्यापक प्रभाव पड़ा है? तो यह व्यापक प्रभाव पड़ा है, इस पुस्तक से गांधी जी ने सीखा है कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित होना चाहिए। मतलब काम मानव को ऐसा करना चाहिए जिससे सबका कल्याण हो सके। मानव को काम ऐसा करना चाहिए जिससे सबका कल्याण हो सके। यह बात महात्मा गांधी इसी पुस्तक से सीखे हैं, इसी पुस्तक से सीखे हैं। और देखिए, एक बात हम आपको बताते हैं, महान बनने का एक गुण किताब पढ़ना होता है। अगर आप किताब पढ़ने के शौकीन हैं ना, मतलब अच्छे किताब में भी अच्छे किताब, मतलब जिससे ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। सिकंदर के महान बनने के पीछे भी यही कारण था, महात्मा गांधी के भी महान बनने के पीछे यह कारण था। ऐसे बहुत सारे कारण थे, सिकंदर के महान बनने के बहुत सारे कारण थे, उसमें एक कारण यह भी था किताब का शौकीन था। महात्मा गांधी के भी महान बनने के पीछे कई कारण थे, उसमें एक कारण था किताब का शौकीन होना। समझ गए? तो अनटू द लास्ट नामक पुस्तक ने गांधी जी के जीवन में यह संदेश दिया कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित होना चाहिए। मतलब काम वैसा करना चाहिए जिससे मानव जगत का कल्याण हो सके। पूछा जाने वाला यह प्रश्न है, पूछा जाता है, पिछले दिनों डेली टेस्ट में भी जो है ये क्वेश्चन हम आपको दिए हुए थे, तो नीचे से आप लिखिएगा। रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से गांधी जी प्रभावित थे। इस पुस्तक ने गांधी जी को यह शिक्षा दिया कि व्यक्ति का कल्याण व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित होना चाहिए। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित होना चाहिए। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित होना चाहिए।
व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित होना चाहिए। चलिए हो गया, अभी तो गांधी युग चलेगा, और भी बहुत कुछ बताएंगे गांधी युग में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। होमवर्क क्या दिए थे? 1857 का विद्रोह और और अन्य प्रमुख विद्रोह वो भी था, और बायोलॉजी पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। देखिए 7 बजे छोड़ेंगे, और ऑनलाइन वाले लोग सुन लीजिए, अगला होमवर्क सुनिए पहले। अगला होमवर्क है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। क्या है? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। कल वो पूछेंगे, ठीक है। ये होमवर्क हो गया। अब देखिए जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं लोग, होमवर्क तो दे दिए हैं, अब ऊपर जाएंगे पूछने के लिए, तो इसलिए जो है ऊपर में काम तो करेगा नहीं, तो क्वेश्चन ही पूछेंगे और कूटेंगे। तो इसलिए जो है अब विदा लेते हैं आप लोग से, मिलते हैं कल 3 बजे। कल तो 3 बजे मेरा ही क्लास है, हाँ कल 3 बजे मेरा ही क्लास है। मिलते हैं कल 3 बजे। तो अभी सबसे पहले जो है नीचे वाले से 10 मिनट पूछ लेते हैं, और ऊपर वाले से 10 मिनट। 7 बजे एकदम छोड़ देंगे। जब नीचे वाले से पूछ करके हम ऊपर चले जाएंगे, तो नीचे वाले को निकलने दे दीजिएगा बाहर, ठीक है। तो इसी वजह से पहले नीचे वाले से पूछ लेते हैं, फिर ऊपर वाले से पूछेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में। ऑनलाइन वाले लोग, ऑफलाइन वाले लोग बैठे रहिए, क्वेश्चन पूछेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और ऐसे भी आप लोग सम्मिलित रूप से जवाब दे देते हैं, तो माइक तो बंद ही करना है, समझे। आए हैं पढ़ना तो सिखा देंगे, इतना आप विश्वास रखिए।